हेलो नमस्कार दोस्तों। सस्ते में लूट लेती है ये दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। मैं मनीष जैन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हॉबी टू पैशन अ गेटवे टू इन्फॉर्म स्टॉक एनालिसिस पर। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आ रहा हूं। वो वीडियो हर एक उस इन्वेस्टर के ऊपर अप्लाई करता है, उसके ऊपर निर्धारित है जो कि स्टॉक मार्केट में या और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है और अपना पोर्टफोलियो उससे बना रखा है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है सुनने में। मैं कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में आप तक ये एक जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है आप तक पहुंचाने का उसका सार आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बड़े ही पेशेंटली आप इसको देखना क्योंकि ये आपके भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो सकता है। और जो भी दर्शक मेरे इस पूरे वीडियो में मेरे साथ बना रहेगा, इस वीडियो के बीच में एक बोनस टिप उसको ज़रूर दूंगा, तो ताकि वो भी अपने पोर्टफोलियो को कैसे ग्रो करना है इसके बारे में जान सके। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। डिस्क्लेमर जरूरी है, हर एक दर्शक को ये पढ़ना और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्ट करना। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। उससे पहले मैं ये दो अलग अलग वर्ड से मिलके बना हुआ है, पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफिकेशन से। तो पहले बता दूं पोर्टफोलियो क्या है, एक सरल भाषा में आपको बताता हूँ। पोर्टफोलियो हर चीज़ जो आपने एक रिटर्न, एक एप्रिसिएशन के हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे वो किसी भी माध्यम से किया हो, किसी भी तरह के इंस्ट्रूमेंट में किया हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो, रियल एस्टेट हो, बुलियन हो, कुछ भी हो सकता है आपका। बट आज का जो मेरा जो ये वीडियो है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर आधारित है। तो उसी नज़रिए से ही आप इसको आगे लेके कंसिडर करिएगा। तो पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, स्टॉक्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, कैश हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हो सकते हैं, जो कि कोई भी एक इंडिविजुअल होता है, कोई संस्था होती है या कोई कंपनी होती है, कुछ भी हो सकता है वो, जो कि इन्वेस्टमेंट करता है किस उम्मीद से कि हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा, उसमें कैपिटल की अप्रिसिएशन होगा, कि जो इन्वेस्टमेंट लगा वो बढ़ेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और एक रेगुलर इनकम भी आ सकता है, या दोनों का मिक्स भी आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस एक्सपेक्टेशन से ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। बॉन्ड्स क्या होते हैं, मैं एक मिनट बता दूं आपको। बॉन्ड्स वो चीज़ है, साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ तो, जो भी जिनके ऊपर ब्याज मिलता है आपको, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स हो गई, डिबेंचर्स हो गए, कंपनियों के हो गए, गवर्नमेंट के हो गए, और जैसे गोल्ड बॉन्ड्स बीच बीच में गवर्नमेंट निकालती रहती है अलग अलग पर्पज से। तो ये सारे बॉन्ड्स होते हैं जिनके ऊपर एक इंटरेस्ट वो जो भी संस्था उसको जारी करती है वो देती है इन्वेस्टर को। तो ये सारी चीज़ें मिलके ही आपके पोर्टफोलियो का भाग बनती है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन जैसा मैंने बताया कि ये सारी चीज़ जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ये आदमी अलग अलग एक्सपेक्टेशन से करता है, अपने अलग एक सोच से करता है। जो सोच हो सकती है कि उसकी अ, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, एक पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर देश में इन्वेस्ट करना है, कोई सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कोई पर्टिकुलर तरह के उसमें एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, कि उसको सिर्फ स्टॉक्स लेने हैं या निफ्टी के स्टॉक्स लेने हैं, या खाली सोना चांदी में इन्वेस्ट करना है, और तरह ये सब तरह की जो चीज़ होती है। और इनमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा करना है। मान लो किसी में ज़्यादा कर दिया, किसी में 40% कर दिया, किसी में 50% कर दिया, किसी में 10%, 5%, ये सारे मिल करके जो होता है ये अलग अलग डाइव इस सेक्टर्स में इस ढंग से इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि आपका जो अल्टीमेटली जो अचीवमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि ये पोर्टफोलियो आपको एक एप्रिसिएशन दे, एक रेगुलर इनकम दे, और या दोनों ही दे। और आपके जब ज़रूरत पड़े तो ये पोर्टफोलियो आपको वो कैश में वो पैसा दे, ताकि आपकी जो ज़रूरत है, जिस एक्सपेक्टेशन से आपने पोर्टफोलियो बनाया है वो पूरा हो सके।
और ये पोर्टफोलियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टाइम होराइजन क्या है आपका, कि कितने बड़े टाइम के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस पोर्टफोलियो का बना रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपकी उम्र क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी रेगुलर इनकम क्या है और किस तरह से आती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो को निर्धारित करती है कि इसमें किस ढंग से आप इन्वेस्ट करेंगे, किस ढंग से इसको बैलेंस करके और किस ढंग से इसको डाइवर्सिफाई करेंगे अलग अलग तरह के एसेट्स में, ताकि आपका पोर्टफोलियो कभी भी नेगेटिव रिजल्ट्स ना दे। जो आप एक्सपेक्टेशन से कर रहे हैं वो पोर्टफोलियो बढ़ता जाए, ये एक्सपेक्टेशन होती है डाइवर्सिफिकेशन की। तो अब आप सोच रहे होंगे पोर्टफोलियो तो है, मैंने इन्वेस्ट भी कर रखा है, लेकिन मैं अब डाइवर्सिफिकेशन कैसे करूं? मैंने तो मैक्सिमम पार्ट इक्विटी स्टॉक्स में लगा रखा है, या थोड़े बहुत एसआईपीज की हुई है, थोड़े बहुत मैंने म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं। तो मैं अब इसको डाइवर्सिफाई कैसे करूं? डाइवर्सिफाई करने के लिए मैंने रिसर्च के माध्यम से 6 ऐसे पैरामीटर्स निकाले हैं जो शायद आपको इस डाइवर्सिफिकेशन की एक्सरसाइज में मदद कर सकते हैं। वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये डाइवर्सिफिकेशन आपका अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स में भी हो सकता है, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज में हो सकता है, अलग अलग तरह के सेक्टर्स में हो सकता है, अलग तरह की अलग अलग देश के इंडेक्सेस में हो सकता है, इंडाइसेस में हो सकता है। तो ये इन सब इनमें इंडिविजुअल भी हो सकता है, और इनको मिक्स एंड मैक्स मैच करके भी हो सकता है। तो ये चीज आपको इस पैरामीटर्स को, जैसे मैंने बताया था, रिस्क हो गया, एज हो गया, इनकम हो गया, और किस तरह के कब इनकम आती है, कितने लंबे टाइम के लिए रह रहे, तो ये सारे पैरामीटर्स को इनमें जज करके निकालना पड़ता है। जैसा मैंने बताया ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं आसान भाषा में इसको 6 स्टेप्स में आपके सामने रखना चाहूंगा। आज तक क्या होता है कि जब भी हम किसी पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कशन करते हैं अपने टेक्निकल एडवाइजर से, तो हम ये वो यही बोलता है कि भाई पोर्टफोलियो है, आप स्टॉक्स ले लो, कुछ पार्ट इसका स्टॉक्स में डाल दो, कुछ पार्ट इसका एसआईपी में डाल दो, कुछ म्यूचुअल फंड में डाल दो, और कुछ फिक्स डिपॉजिट्स कर लो। बट खाली स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स या एसआईपीज या फिक्स डिपॉजिट्स ही आपका पोर्टफोलियो नहीं बनाता है। इसको बना पोर्टफोलियो एक्चुअल में बनाना, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए इसका कहीं ज़्यादा, बहुत बड़ा एक पूरा, जिसको कहते हैं ना कि ये पूरी एक एक पूरा एक बुके है, जिसको कहना चाहिए हमें कि गुलदस्ता है, जिसके अंदर आपको सब तरह के फूल रखने हैं, ताकि वो फूल हरे भरे भी रहें, महकते भी रहें। तो अब सबसे पहला चीज इसमें, जैसे मैंने बताया कि एक तो सब तरह के फूल रखिए। फूल फूल में इंडेक्स फंड्स, जैसे मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडेक्स फंड्स किसको कहते हैं? इंडेक्स फंड्स होते हैं, जैसे निफ्टी में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सेंसेक्स में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इनके जो सेक्टर होते हैं, जैसे ऑटो सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, रिटेल सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया, या ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, ये अलग अलग सेक्टर्स जो है ना, जो सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर जो कंपनीज है वो मिलके बनाती हैं, ये सेक्टर्स में आप डायरेक्टली सारी कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ईटीएफ्स लेते हैं, तो वो ईटीएफ्स इन्हीं सब सेक्टर्स के ही ईटीएफ्स होते हैं, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं ना। मोटे तौर पे अगर आप देखें, तो ये हर एक ईटीएफ की वैल्यू जो चल रही होती है मार्केट में, रेगुलर रेडी बेसिस पर आप ट्रेड भी कर सकते हैं इनको बहुत नॉमिनल कॉस्ट में। और जैसे आप जो भी प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इनको ट्रेड कर सकते हैं। और ये जनरली जो मार्केट में वो सेक्टर ट्रेड कर रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी, अगर मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि 21,000 के आसपास चल रहा है मान लीजिए, तो निफ्टी का जो ईटीएफ होगा ना, वो 210 के आसपास चल रहा होगा। तो जो जो सेक्टर की वैल्यू चल रही होती है ना, उसका 1% वैल्यू जनरली ईटीएफ की चल रही होती है। जो जैसे जैसे सेक्टर ऊपर नीचे होते हैं, वैसे ही ईटीएफ भी ऊपर नीचे होते हैं, बट इनका मूवमेंट उसके पैरेलल चलता है। जो बहुत थोड़े से मैनेजमेंट फी में ही, बहुत थोड़े से मैनेजमेंट फी में, मैं इसमें नो लिखा है बट मैं फिर भी मान कहूँगा, बहुत थोड़ी सी मैनेजमेंट फी में आप उसमें ट्रेड करके रेगुलर इनकम कमा सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो नगद कैश, कैश एक ऐसा फैक्टर है जो या तो एकदम
एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं, वो कैश अपने हाथ में रखते हैं और फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं। मैक्सिमम उनका पैसा फिक्स डिपॉजिट में रहता है। क्या कि आप क्यों सोचते हैं वो कि मेरे पास कैश है तो मैं आई नीड कैश एवरी टाइम। एक वो होते हैं जो लोन पे भी लेकर के पैसा और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, ये उम्मीद के साथ में कि उनका कैपिटल का एप्रिसिएशन होगा, लोन को रीपे कर देंगे और जो बैलेंस फंड रह जाएगा वो उनके काम आ जाएगा। बट कैश, ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कभी भी, नेवर एवर, कभी भी लोन पे पैसा लेकर के कैश कभी भी इसमें इन्वेस्ट मत करिए स्टॉक मार्केट में, किसी भी फॉर्म में। चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्यों ना ले रहे हो आप, कोई भी तरीके से ट्रेड क्यों ना कर रहे हो, कोई भी इन्वेस्ट क्यों ना करो, लोन पे लेकर के पैसा कभी भी स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब कैश क्या होता है कई बार कि हमने जितना पैसा लिया सारे स्टॉक मार्केट में डाल दिया, इनकम आई, क्या सैलरी आई डाल दिया, थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी डाल दिया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कैश का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल करने में। से फॉर एग्जांपल जैसे कोविड आया था बीच में 2020 मार्च 20 में, आपने देखा कि मार्केट एकदम से क्रैश किया था और 3-4 सेशन के अंदर अंदर मार्केट पूरा फ्लैट हो चुका था। लेकिन उस वक्त जिस किसी भी इन्वेस्टर ने जो कैश रिच था, उस वक्त जो कैश जिसके हाथ में था, थोड़ा जितना भी था उसके हाथ में, जो भी सामर्थ्य था, उसकी सेविंग्स थी, वो कैश उसने राइट टाइम पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया। और आज लगभग 4 साल बाद में आप देखिए उनका पोर्टफोलियो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि मार्केट में उछाल आया है, कई गुना ज़्यादा मार्केट भी बढ़ चुका है, कई सेक्टर तो बहुत आउटफॉर्म परफॉर्म किए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कैश हमारे को इमरजेंसी के लिए भी रखना चाहिए, और कभी कभी बाइंग अपॉर्चुनिटीज आती है, अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आती है, उसके लिए भी रेडी रखना चाहिए, ताकि हम कैश को तुरंत यूज कर सकें। कैश को मैं कभी नहीं कहूँगा कि अपने हाथ में आइडल रखिए, आप अपने घर में रखिए, नहीं। कैश की वैल्यू रोज गिर रही है, इन्फ्लेशन, महंगाई रोज बढ़ती है। तो जो आज 100 रुपये जो चीज़ में आप 100 रुपये में खरीद सकते हैं, वो हो सकता है आने वाले 1 साल 2 साल में आप वो 100 रुपये नहीं, उसके शायद 125 रुपये लगे। तो महंगाई तो रोज बढ़ ही रही है उसी चीज की। तो कैश की वैल्यू हमेशा गिरती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ऐसे में क्या करना चाहिए, आप जितना भी आइडल कैश है, जो आपके पास स्पेयर कैश पड़ा है, वो लिक्विड फंड में डाल के रखिए। लिक्विड फंड क्या होता है, अगर आप नहीं जानते हैं, आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि लिक्विड फंड कैश हाथ में रखने से ज़्यादा बेहतर है, रिटर्न भी आएगा, और कैश आपके एज गुड एज कि आपके हाथ में है। किस ढंग से उसको उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कैसे उसको उससे बेनिफिट लेते हैं, कैसे उससे रिटर्न मिलता है, सब कुछ मैं एक वीडियो के माध्यम से बता सकता हूँ। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट करिए। तो ये चीज़ जैसे मैंने बताया कि कैश को अपने हाथ में रेडी रखना चाहिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। फोर्थ पैरामीटर आता है, आपका जो भी पोर्टफोलियो आप डाइवर जो बना के रखे हैं, उसको एक टाइम होराइजन के साथ में बांधिए। एक गोल बनाइए कि आप पर्टिकुलर पोर्टफोलियो या पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर ले रहे हैं, तो कितने टाइम के लिए ले रहे हैं और उसका पर्पस क्या है। जैसे आपने ऐड देखा होगा म्यूचुअल फंड का, जिसके अंदर वो बताता है कि ये गाड़ी मेरी ड्रीम कार है, तो उसका साथी उसको बोलता है तो कोई बात नहीं, एसआईपी में डाल दे, और जितना बड़ा अमाउंट, उतना लंबा होराइजन, उतना ही बड़ा आपका गोल होना चाहिए। तो आप उस ढंग से आप भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किस में करें, कब करें, कितने दिन के लिए करें, कैसे करें, वो आपको डिसाइड करना होता है। अब जैसे टारगेट डेट क्या हो सकता है, आपके बच्चे की हायर स्टडीज़ हो गई, बच्चे की शादी हो गई, आपकी अपने रिटायरमेंट का हो गया सोच। तो ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं, गाड़ी लेना, घर लेना, और भी कोई कैपिटल एसेट लेना, कोई बिजनेस में कोई बड़ा बिजनेस आपको शुरू करना है, या कोई और दूसरे तरह का आपको इन्वेस्टमेंट करना, फॉरेन टूर पे जाना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है, इन सब का एक फंड, एक निर्धारित आप सोच के रखिए कि आने वाले 2 साल 5 साल 10 साल 25 साल बाद में मेरे को इतना फंड इस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए होगा ज़रूरत। तो उस हिसाब से आप आज प्लान करिए, आप ईटीएफ्स में डालिए, फिक्स्ड डिपॉजिट्स करिए, ब्लू चिप स्टॉक्स लीजिए, मिड कैप लीजिए, स्मॉल कैप लीजिए, पेनी स्टॉक्स भी लीजिए। सब तरह की इन तरह के इन्वेस्टमेंट्स में पैसा डालिए, फिक्स डिपॉजिट भी रखिए, कैश भी हाथ में रखिए, लिक्विड फंड्स में भी डालिए।
इनको अलग-अलग रेशियो में डालना पड़ेगा, अलग-अलग रिस्क इनका जो रिटर्न है, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितनी रिस्क ले सकते हैं, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए। इसमें कैसे डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर आप कमेंट करें हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी मेरे जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उसमें जुड़िए। हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करके इस मैटर को आगे बढ़ा सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं। मेरे को जितना नॉलेज है इस बारे में। अब मैं आता हूँ 5th। ये 5वां चीज़ क्या है? स्टॉक मार्केट में आप पैसा तो डाल दिया, अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डाल दिया, लेकिन हम डाइवर्सिफ़ाई क्यों करते हैं? हम डाइवर्सिफ़ाई इसलिए करते हैं कि कोई भी कारण से अगर एक सेक्टर में फॉल आए या एक पर्टिकुलर इंडाइसेस में आपका फॉल आए, तो आपका पोर्टफोलियो पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर एक सेक्टर गिरता है, तो कोई ना कोई सेक्टर बढ़ता भी है। तो अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो कभी भी नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। और जब तक आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव में है, गिरी हुई कंडीशन में भी, तो आप मान के चलिए आपने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना रखा है। इसको डिवाइस करने के लिए एक पूरी तरीके से आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन सा पोर्टफोलियो में कौन सा सेक्टर, कौन से सेक्टर में कौन सा स्टॉक, कौन सी इंडस्ट्री ये बढ़िया चलती है। उस वक्त जब अगर मार्केट गिरता है तो क्या होता है, मार्केट जब टॉप पे चल रहा है तो कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म करता है, कौन सा सेक्टर उस वक्त अंडर परफॉर्म कर रहा होता है, कौन सी तरह का स्टॉक उस वक्त परफॉर्म कर रहा होता है। ऐसा एक स्टडी आपको आपके नॉलेज में होनी चाहिए, ताकि आप ये देख सकें कि अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल रहे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, पोर्टफोलियो बैलेंसिंग के अलावा आपका जो इसके ऊपर रिटर्न आ रहा है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि आपने स्टॉक्स में तो पैसे डाल दिए, उनके ऊपर रेगुलर डिविडेंड इनकम भी आनी चाहिए, बिकॉज डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पोर्टफोलियो के एनहेंसमेंट में। अब आता है कि खाली हम जो अभी तक जो इन्वेस्ट करते आए ना, ये खाली इंडिया के कंटेक्स्ट में इन्वेस्ट करते आए हैं। क्या कि इंडिया में हमने निफ्टी में पैसा डाल दिया, निफ्टी 50 की कंपनीज में, ब्लू चिप कंपनीज है जो टॉप 100 कंपनीज है इंडिया की, उसमें पैसा डाल दिया हमने। फिक्स्ड डिपॉजिट्स में पैसा डाल दिया हमने, बॉन्ड्स में पैसा डाल दिया हमने, सोना चांदी ले लिया। ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, ये इंडियन कंटेक्स्ट में है। हमने इंडिया से बाहर कहीं इन्वेस्ट किया ही नहीं। आज बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आज बहुत से साधन हैं, आपके अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ये साधन आपको अवेलेबल करवाते हैं कि आप इंडिया में बैठे बैठे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही लीगली बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में भी, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के माध्यम से। जो कि आप आपको जानकारी जरूर होगी, और अगर नहीं है आप कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के बताऊंगा कि कौन सा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दुनिया के कौन से सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मान लीजिए किसी कारण से, मान लो इंडिया में बहुत अभी इकोनॉमी बूम पे चल रही है, फेवरेबल गवर्नमेंट है, फेवरेबल गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज हैं, उनकी पॉलिसीज हैं, और बड़े अच्छा बैंकिंग सेक्टर बड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है, बूम कर रहा है। हर एक बैंकिंग सेक्टर आगे बढ़ता है, इंडस्ट्रीज को फायदा मिलता है, उसके साथ में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इसी बीच में जब ये इंडिया का तो टॉप पे पहुंच गया, लेकिन इंडिया के साथ में ऐसे भी कई देश होंगे जहाँ पे कुछ सेक्टर्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके अंदर बड़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं। वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज आप इंडिया के कंटेक्स्ट से बाहर निकल के उस ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखिए कि कहाँ पे कौन से देश में क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जो आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से कर सकते हैं। इसके ऊपर एक फोकस आपको रखना चाहिए। और कि जब भी पोर्टफोलियो आपका जो बन गया, उसको हर 3 महीने 4 महीने बाद में ना उसका वो परफॉर्मेंस चेक करते रहिए कि 3 महीने 4 महीने में पिछले 3 महीने पहले ये इस जगह पे खड़ा था, इतनी वैल्यू थी मेरे पोर्टफोलियो की, आज की डेट में इतनी हो गई है, ये रिटर्न आया है, इसके अंदर मैंने इतने स्टॉक्स या इतने इंस्ट्रूमेंट्स मैंने सेल परचेज किए हैं जिनके अंदर मैंने ओवरऑल इतना रिटर्न कमा लिया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पोर्टफोलियो को लेके भूलिए मत, पैसा डाल के भूलिए मत, उसको रेगुलर वॉच करते रहिए, उसके अंदर क्या बेनिफिट क्या अप्रिसिएशन आ रहा है। अब ओवरऑल ओवर अब कई बार होता है कि लोग ये सोचते हैं कि मैंने डाइवर्सिफाई तो कर दिया, ओवर डाइवर्सिफाई तो नहीं कर दिया, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ को मैंने इतना ज़्यादा कर लिया है कि वो इतना डाइवर्सिफाई हो गया कि मेरे को उसमें रिटर्न आने बंद हो गए।
वो पोर्ट जिसको कहते हैं ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है। वही चीज़ है कि ओवर डाइवर्सिफ़ाई तो नहीं कर दिया है हमने अपने पोर्टफ़ोलियो को, जिसके अंदर कि ये होता है कि बेनिफिट्स की जगह वो पोर्टफ़ोलियो एक जगह स्टक होके रह गया है। इसीलिए उसको इस ढंग से बनाया जाए कि उसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सब तरह की इंस्ट्रूमेंट्स उसके अंदर होने चाहिए, और जब भी जरूरत पड़े एडिशनल फंड्स डाल के, जब भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आए तो उसको खरीदने का मौका हमें गंवाना नहीं चाहिए। कई बार क्या होता है ना, ओवर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, आदमी ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाता है, ज़्यादा ध्यान से ज़्यादा सोच के चलता है। क्या होता है कि बारिश, कहीं पे मैं जा रहा हूँ, बारिश आने वाली है, तो मैं एक नहीं चार छाता ले जाता हूँ। तो भैया चार छाते भी तो वही काम करेगा जो एक छाता काम करने वाला है। तो ये ओवर कंजर्वेटिज्म जो है ना, ये आदमी को कई बार गलत डिसीजन लेने पे मजबूर कर देती है। तो इसलिए ध्यान रखिए, डाइवर्सिफिकेशन करिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए। सो अब क्या करना चाहिए बॉटम लाइन में, अगर इस पूरे इसका सार, पिछले जो 6 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे, इसका सार क्या है? सार ये है कि डाइवर्सिफिकेशन हमें करना चाहिए। हर एक पोर्टफोलियो में एक परसेंटेज सेट करना चाहिए अपने टाइम, अपने रिस्क, अपना किस मोटिव से हम कर रहे हैं, वो हमारी इनकम क्या है, हम कितने टाइम, किस टाइप की इनकम है, इन सब के मद्देनजर हमें एक रेगुलर इनकम प्लस एप्रिसिएशन के हिसाब से एक प्लान्ड वे में अपने पोर्टफोलियो को बना करके चलना चाहिए। हर एक 3 महीने में उसको देखते रहना चाहिए, और चर्निंग उसके अंदर रोटेशन करते रहना चाहिए। लेकिन फिर भी, क्योंकि ये सारा खेल ट्रेंड का होता है, फंडामेंटल एनालिसिस का होता है, टेक्निकल एनालिसिस का होता है, तो ये नहीं कह सकते हम कि इसमें रिस्क जीरो हो जाती है, बट रिस्क हम कई गुना कंट्रोल कर सकते हैं। इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारी जो अल्टीमेटली एम है कैपिटल एप्रिसिएशन का और अच्छे रिटर्न्स का, ये हमें दोनों मिल सके। तो ये था अभी का वीडियो, और इस वीडियो में मैंने इन सब सोर्सेज का से इंफॉर्मेशन निकाली है, जो कि मैं इन सब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन अपने अपने पोर्टल्स पे लगा रखी है। अब था जो मैंने कहा था आपको कि एक टिप दूंगा आपको मैं, जो भी वीडियो पूरा देखेगा, उसके ऊपर एक टिप है, कि वो टिप क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप सब लोग इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, किस लिए करते हैं? एक, कि एक एप्रिसिएशन मिलेगा, प्लस कुछ डिविडेंड भी मिलेगा। रेगुलर डिविडेंड आती है, अच्छी कंपनीज होती है वो साल में 2 बार डिविडेंड दे देती है, एक बार इंटरिम देती है, एक बार फाइनल डिविडेंड देती है। और कई होती है कंपनीज जो साल में एक ही डिविडेंड देती है। इस डिविडेंड की वैल्यू हमारी बाकी सब इनकम से बहुत छोटी होती है। और कई बार क्या होता है, वो बैंक में डिविडेंड आता है और सिर्फ रोजमर्रा के खर्चों में वो पैसा आ, कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, और हमारे कोई काम भी नजर भी नहीं आता है कि हमारा वो पैसा आया तो हमने यूज कर लिया। इसका बेस्ट तरीका क्या है? जितना भी ब्याज आपको फिक्स डिपॉजिट में मिलता है, जितना भी डिविडेंड आपको अपने शेयर्स में मिलता है, चाहे वो 10 रुपया मिले या 100 रुपये मिले या 1000 रुपया मिले, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके मुकाबले जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है इंटरेस्ट के रूप में और डिविडेंड्स के रूप में, वो आप बिना यूज किए पूरा एग्जैक्ट अमाउंट, चाहे आपके पास महीने में कई सारे डिविडेंड आता है तो महीने का हिसाब से, 3 महीने में अच्छा आ रहा है तो 3 महीने के हिसाब से, और अगर 6 महीने में या साल भर में अच्छा डिविडेंड इकट्ठा हो रहा है, तो वो अमाउंट आप एज इट इज शेयर को आइडेंटिफाई करके रखिए, उसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी को देख के रखिए, और जितना भी डिविडेंड आपके पास में उस पीरियड में आया है, पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर दीजिए उस शेयर में या उस स्टॉक में, या उसके फर्दर फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए। और कुछ अगर आप कंजर्वेटिव भी चलते हैं तो उसकी पूरे ब्याज की एक फिक्स डिपॉजिट दोबारा कर दीजिए। इससे क्या होगा? आपकी इनकम की कंपाउंडिंग ग्रोथ होगी। कंपाउंडिंग ग्रोथ होने से आपका जो पोर्टफोलियो का होराइजन है, वो आपका जो एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम पे एक अमाउंट चाहिए, उससे कहीं पहले वो अमाउंट आपको मिल चुका होगा। सही बाइंग अपॉर्चुनिटी और सही इन्वेस्टमेंट, ये ही एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जो एक इन्वेस्टर को, रेगुलर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को मैनेज करने वाले इन्वेस्टर को बाकी कॉमन इन्वेस्टर से अलग करता है। तो अगर इसके ऊपर कोई वीडियो आप चाहते हैं कि मैं कमेंट, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा कि किस ढंग से कैसे क्या आपको डाइवर्सिफिकेशन के साथ में इस चीज़ को री इन्वेस्ट करना चाहिए।
तो यही था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का अ, वीडियो, आज का टॉपिक और आज का समझाने का जो मेरा था माध्यम था, ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिन पे आप और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप मेरे को कमेंट करिए, आप मेरा वीडियो ये ज़रूर शेयर करिए, जो भी अपने मित्र हैं जिनको ये लगता है आपको कि ये उनका वीडियो काम का हो सकता है। ठीक है, मैं फिर से आपसे इजाज़त लेता हूँ, और आने वाले वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। तो जो भी आपको इसमें अच्छा लगा उसके बारे में मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए, फिर मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में एक रोचक जानकारी, हो सकता है एक नए स्टॉक की एनालिसिस के साथ में। टिल देन, हैव अ ग्रेट डे।